हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब तक हम यह पढ़ते आ रहे थे कि मराठा जो है सूबेदारों के माध्यम से अपना शासन चला रहे थे। हुआ क्या, जो मराठा का सेंट्रल हब था नागपुर, वहां पर रघुजी द्वितीय की हो गई मृत्यु। अब रघुजी द्वितीय के बाद उसके उत्तराधिकारी थे कौन? रघुजी तृतीय। लेकिन वो क्या थे? छोटे बच्चे, मतलब अवयस्क या अल्पायु। तो उनकी जगह गद्दी पर किसे बैठाया गया? जो हमारे छत्तीसगढ़ में शासक थे। कौन? अप्पा साहब। अप्पा साहब को नागपुर की गद्दी पर बैठाया गया। उसके बाद 15 दिसंबर 1817 को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसे हम सीताबर्डी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत, और मराठों ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया। यह समझ लो कि उनको स्वीकार करना पड़ा। और फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर सीधे न शासन करके अधीक्षकों की नियुक्ति की और इनडायरेक्टली उनके जरिए शासन किया। तो आज हम इन्हीं ब्रिटिश के अधीन जो मराठा शासक थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर करें। आप लोग भी बैचलर हो यार, यूथ हो, तो इतना तो सपोर्ट करना ही चाहिए। या तो यूं कह लो कि इतने सपोर्ट की उम्मीद मैं तो कर ही सकता हूं। तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? ए 1801, बी 1812, सी 1818, डी 1821, ई 1890। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर की संधि के साथ छत्तीसगढ़ अप्रत्यक्ष रूप से 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे। इस कारण वे ब्रिटिश के अधीन शासन करने लगे। अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यतः उत्तरदायी था? ए नागपुर दरबार के षड्यंत्र, बी रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सी सहायक संधि को स्वीकार करना, डी नागपुर राज्य में गृह युद्ध, ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। 1817 में हुए सीताबर्डी के युद्ध में मराठे पराजित हुए तथा मराठा शासक रघुजी तृतीय एक अल्पवयस्क शासक थे, जिसके कारण नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हो गया। अगला प्रश्न है, भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया? ठीक है, क्या हुआ था? अंग्रेजों ने, मैंने आपको बताया कि मराठा जो थे उन पर रूल करने के लिए अधीक्षकों की उन्होंने नियुक्ति की। इन चारों ऑप्शन में, पांचों ऑप्शन में आपको यह बताना है कि कौन जो है अधीक्षक नहीं बने थे। ऑप्शंस हैं कैप्टन एडमंड, बी मेजर पी वॉन्स एगेन्यू, सी कैप्टन हंटर, डी कैप्टन इलियट, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कैप्टन इलियट, क्योंकि कैप्टन जो चार्ल्स इलियट थे वह छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर बने थे, ना कि अधीक्षक। कैप्टन इलियट 1854 से 1862 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर रहे थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? ए इलियट, बी बर्नार्ड, सी स्मिथ, डी कैप्टन एडमंड, ई इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ में 1818 में प्रथम बार अंग्रेजों के अधीन आया, जिन्होंने अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया, जिनके तहत प्रथम अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड हुए। याद रखिएगा, जब 1818 में पहली बार मराठा ब्रिटिश के अधीन आए, तब उन्होंने अधीक्षकों की नियुक्ति की, और इस तरह जो है कैप्टन एडमंड पहले अधीक्षक नियुक्त हुए। इसके शासनकाल में राजधानी क्या थी? रतनपुर। छत्तीसगढ़ के यह प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हुए। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड थे। वही सुपरिटेंडेंट बोले या अधीक्षक बोले, इंग्लिश में सुपरिटेंडेंट, हिंदी में अधीक्षक, दोनों सेम ही है। 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ। किसके समय में? कैप्टन एडमंड के समय में। किंतु एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से विद्रोह का दमन किया। परिणाम स्वरूप खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र भी मिल गया। याद रखिएगा, किस अधीक्षक के शासनकाल में डोंगरगढ़ में जमींदार का विद्रोह हुआ था? तो वह हो जाएगा कैप्टन एडमंड। अगला प्रश्न है, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। पहला है कैप्टन एडमंड, दूसरा कर्नल पी वॉन्स एगेन्यू, तीसरा कैप्टन हंटर, चौथा कैप्टन सैंडिस। इन चारों के कालक्रम के हिसाब से आपको सीक्वेंस जमा कर बताना है। सॉरी, यहाँ पर सीक्वेंस नहीं जमाना है, बस सीक्वेंस ही जमाना है यार। यहाँ पर आपको सीक्वेंस जमा कर इन चारों का आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, 1 2 3 4। मतलब कैप्टन एडमंड पहले आए। चलिए आंसर ही देखते हैं। देखिए, पहले कैप्टन एडमंड आए, फिर आए एगेन्यू, फिर आए हंटर, फिर आए सैंडिस, फिर विल्किंसन और फिर क्रॉफर्ड। याद रखिएगा, जो पहले अधीक्षक बने कैप्टन एडमंड, अंतिम अधीक्षक कौन बने? कैप्टन क्रॉफर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? अभी हमने जाना कि छत्तीसगढ़ जो है पहली बार 1818 में ब्रिटिश शासन के अधीन आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1818। अगला, यह देखिए यार, स्लाइड इधर से उधर हो जाता है, ठीक है, इस कारण बड़ी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी क्या है, ह्यूमन एरर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिटिश के अधीन जो मराठा शासनकाल थे, उसमें अधीक्षकों का क्रम कौन कौन सा था। इसके अलावा यह भी देखिए कि जो ब्रिटिश के अधीन मराठा शासनकाल था, वह कब से कब तक चला? 1818 से लेकर 1830 ईस्वी तक। कौन कौन से अधीक्षक आए? तो पहले कैप्टन एडमंड, फिर कैप्टन एगेन्यू, फिर कैप्टन हंटर, फिर कैप्टन सैंडिस, फिर विल्किंसन और फिर क्रॉफर्ड। पहला और अंतिम तो आपको याद रखना ही है स्पेशली, कि पहला एडमंड है, अंतिम है क्रॉफर्ड। ओके। और इन पांचों को याद तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के क्रम में आ रहे हैं। एडमंड एडी, फिर एगेन्यू एजी, फिर हंटर एच, फिर एस, फिर वी, फिर लास्ट बस याद कर लो कि क्रॉफर्ड सबसे लास्ट में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संरक्षण काल में निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का प्रथम सुपरिटेंडेंट था? सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड था, और अंतिम सुपरिटेंडेंट कैप्टन क्रॉफर्ड था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैप्टन एडमंड। पढ़ाते पढ़ाते क्या है, मुझसे ना कभी कभी गलतियां हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाता है मुझसे भी। ठीक है। और मैंने जस्ट जो हम मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी कम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे जो मैं अपना टीचिंग का लेवल है वह बढ़ा पाऊँगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? ए कर्नल एगेन्यू, बी कैप्टन स्मिथ, सी कैप्टन नील,
डी कैप्टन एडमंड। सेम वही क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड और अंतिम क्रॉफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ए परगना पद्धति, बी सती प्रथा का उन्मूलन, सी ठगी का दमन, डी राजधानी परिवर्तन। इन चारों में से कौन सा कार्य जो है कैप्टन एगेन्यू के द्वारा किया गया था, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राजधानी परिवर्तन। कैप्टन एगेन्यू के शासनकाल में राजधानी क्या थी? रायपुर। इसके पहले क्या थी राजधानी? रतनपुर। यह जो है राजधानी को रतनपुर से उठाकर रायपुर ले आया। इसके शासनकाल में इंपॉर्टेंट प्रशासनिक सुधार हुए, कौन कौन से? इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले आया। यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कैप्टन एगेन्यू जो था वो 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से उठाकर रायपुर में ले आया। अगला है कि इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने कर दिए। व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल पद समाप्त कर दिया गया और निम्न पदों की नियुक्ति की गई, कौन कौन से? बरार पांडे, पोतदार और अमीन। याद रखिएगा एगेन्यू के टाइम पे जो नए पद सृजित हुए कौन कौन से थे? बरार पांडे, पोतदार और अमीन। और किस पद को समाप्त किया गया? तो वह था पटेल का पद। इसके अलावा भू राजस्व सुधार भी किए गए। इन्होंने भू राजस्व लगान को 3 किस्तों में देने का प्रावधान किया। इसके अलावा प्रत्येक परगने में अमीन एवं 20-30 गांवों के लिए पांड्या अधिकारी नियुक्त किए गए। ठीक। इसके अलावा जो है एगेन्यू के शासनकाल में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए, यह भी आपको याद रखना है। देखिए 1818 में नवागढ़ का विद्रोह हुआ। विद्रोहकर्ता कौन था? महारसिया। 1818-25 में गोंड विद्रोह हुआ। विद्रोहकर्ता कौन थे? तो गोंड राजा, धमधा के गोंड राजा। इसके बाद 1819 में सोना खान में विद्रोह हुआ रामसाय के नेतृत्व में। फिर 1824-25 में परलकोट का विद्रोह हुआ गेंद सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद सावंत भारती विद्रोह हुआ सावंत भारती के विद्रोह में। इन विद्रोहों के डिटेल्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अगला प्रश्न है, नागपुर राज्य का ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? वही सेम क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा एडमंड। इसके अलावा अंतिम पूछा जाए तो क्रॉफर्ड। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। दूसरा, उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। तीसरा कथन, उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की। आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कथन 1 और 2 सही हो जाएगा। देखिए हमें पता है कि 1818 ईस्वी में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, लेकिन पंचायत की व्यवस्था के बारे में जो है हमने एगेन्यू के शासनकाल में नहीं पढ़ा है। देखिए पंचायती व्यवस्था तो शुरुआत से ही चलती आ रही थी, ऐसा नहीं है कि एगेन्यू आया है तभी वह चालू हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया? ए बरार पांडे, दूसरा पोद्दार, तीसरा आमिल, चौथा अमीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। हमें पता है कि एगेन्यू के द्वारा
पटेल के पद को समाप्त करके 3 नए पद सृजित किए गए। कौन कौन से? बरार पांडे, पोतदार और अमीन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? ए, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। बी, भोसला शासन की समाप्ति। तीसरा, राजधानी स्थानांतरण। डी, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजधानी स्थानांतरण। एगेन्यू के टाइम पे 1818 ईस्वी में राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? फिर से वही क्वेश्चन देख लो, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? कैप्टन एडमंड। और लास्ट सुपरिटेंडेंट भी आप याद रखिए, वह था क्रॉफर्ड। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया? वही सेम क्वेश्चन, जो दूसरे अधीक्षक थे या सुपरिटेंडेंट थे एगेन्यू, उन्होंने 1818 ईस्वी में राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? वही सेम, ठीक है, 1818 ईस्वी में सुपरिटेंडेंट एगेन्यू के द्वारा राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की गई। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में दिए गए हैं अधीक्षक, सूची 2 में दिए गए हैं अधीक्षकों के समय हुई घटनाएं। आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर सही उत्तर बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कैप्टन एडमंड के समय में जो है डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। वहीं एगेन्यू के समय राजधानी परिवर्तन हुआ। सैंडिस के समय जो है बस्तर एवं करद राज्यों के बीच विवाद हुआ, करद रियासतों के बीच विवाद हुआ। वहीं क्रॉफर्ड के समय में, जो कि अंतिम सुपरिटेंडेंट था, इसके समय में छत्तीसगढ़ के प्रशासन का मराठों को हस्तांतरण किया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक रघुजीत तृतीय जो है वह बड़े हो गए थे, मतलब वयस्क हो गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। 1818 में राजधानी परिवर्तन किसने की इसके द्वारा की गई? तो मेजर एगेन्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था? ए, मेजर एगेन्यू। बी, मिस्टर सैंडिस। सी, मिस्टर विल्किंसन। डी, मिस्टर क्रॉफर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेजर एगेन्यू। मेजर एगेन्यू के समय में ही सावंत भारती का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? ए, राजनांदगांव। बी, कांकेर। सी, बस्तर। डी, कवर्धा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी, बस्तर। इसके अलावा जो है देखिए, कैप्टन सैंडिस के समय में, जिनका शासनकाल रहा 1825 से 28 तक, कौन कौन सी घटनाएं हुई उनको देखते हैं। इन्होंने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत या ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत जो है कैप्टन सैंडिस के द्वारा की गई थी। इन्होंने लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहूतदारी का निर्माण करवाया। बस्तर व कांकेर और जयपुर करत जमींदारियों के बीच विवाद में समझौता कराया। बस्तर और करौद या कालाहांडी जमींदारों का विवाद सामने आया, अर्थात इनके समय में बस्तर में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे। सरकारी कामकाज का माध्यम अंग्रेजी कर दिया।
छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की। एगेन्यू की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न था। सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य समझौता हुआ था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में प्रचलित वर्ष के स्थान पर अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दी थी। इसके अलावा कैप्टन क्रॉफर्ड के समय में क्या क्या हुआ यह देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था। यह जो है लास्ट अधीक्षक था, तो यहाँ पर ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हुई। भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण 6 जून 1830 को किया। 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य संधि के तहत नागपुर और अधीन राज्य पुनः मराठों को सौंपने की सहमति बनी। अगला प्रश्न है, 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई। ए अंग्रेजों ने हार मान ली। बी मराठा हार गए। सी रतनपुर ने सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। डी लड़ाई अनिर्णायक रही। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मराठा हार गए। 1817 में तीसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, जिसे हम सीताबर्डी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसमें मराठों की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत। अगला प्रश्न है, सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था। वही मैंने आपको बताया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था, यह आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1817। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का क्या नाम था। ए ओवरी, बी मालगुजारी, सी सेवाई, डी टकोली। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी टकोली। उस टाइम जो है जमींदारों से लिए जाने वाले कर को टकोली कहते थे। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था। ए कैप्टन हंटर, बी कैप्टन सैंडिस, सी कैप्टन हैविट, डी कैप्टन क्रॉफर्ड। ब्रिटिश अधीक्षकों का काल चला था 1818 से लेकर 1830 तक, जिसके तहत प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हुए कैप्टन एडमंड और अंतिम हुए थे कैप्टन क्रॉफर्ड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कैप्टन क्रॉफर्ड। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में दिए गए हैं अधीक्षकों के नाम, सूची 2 में दिए गए हैं कार्यों के नाम। आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, वही है एडमंड को। आपको पता ही है कि कैप्टन एडमंड के समय पे क्या हुआ था, डोंगरगढ़ का जमींदार का विद्रोह, एगेन्यू के समय में राजधानी परिवर्तन, सैंडिस के समय में बस्तर और करौद राज्यों के बीच समझौता, और वहीं क्रॉफर्ड जो है उसके समय में भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। किसको हस्तांतरण किया गया, रघुजी तृतीय को। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। वही सेम प्रश्न है, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला है, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। तीसरा, सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। इन तीनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 2 और 3 सही है, क्योंकि ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ था। ब्रिटिश संरक्षण काल के बाद
जो है सत्ता का हस्तांतरण मराठाओं को पुनः किया गया। किन्हें किया गया? रघुजी तृतीय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में ब्रिटिश अधीक्षक एवं उनके कार्य से सही सुमेलित है? ए कैप्टन एडमंड, सावंत भारती का विद्रोह। बी पी वॉन्स एगेन्यू, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। सी मिस्टर सैंडिस, बस्तर एवं करद राज्यों के बीच विवाद। डी मिस्टर विल्किंसन, सोना खान के जमींदार का विद्रोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मिस्टर सैंडिस के समय में बस्तर एवं करद राज्यों के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा जो है सावंत भारती विद्रोह, यह एगेन्यू के समय में, सोना खान का विद्रोह भी एगेन्यू के समय में हुआ था। सावंत भारती विद्रोह एगेन्यू के समय में हुआ था। राम साय के नेतृत्व में सोना खान का विद्रोह 1819 में एगेन्यू के टाइम, जबकि 1856 का जो सोना खान का विद्रोह है वह चार्ल्स इलियट के समय में हुआ था। चार्ल्स इलियट जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। इसके अलावा तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत 1854 में चार्ल्स इलियट के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? कि क्या कारण था जिसके तहत जो है इस राज्य को जो है ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा था? ए, नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब को अंग्रेजों ने पराजित किया। बी, अप्पा साहब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया। सी, अप्पा साहब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंपा गया। डी, 31 मई 18 ये 1818 है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जो थे जेनकिंस, उन्होंने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। अगला प्रश्न है, सावंत भारती किससे संबंधित था? ए शांति दूत से, बी विद्रोह से, सी समाज सेवा से, डी देश सेवा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विद्रोह से। सावंत भारती का जो है विद्रोह वह दूसरे अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट कैप्टन एगेन्यू के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? हमें पता है ना कि जो है ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत कैप्टन सैंडिस के द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ताहूतदारी का निर्माण कैप्टन सैंडिस के द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं ए संजारी, बी सिरपुर, सी सिमगा, डी सिहावा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सिरपुर। देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से सिरपुर को लिया गया है, जबकि हमें पता है कि जो है सैंडिस के शासनकाल में लोरमी और तरेंगा इन दोनों ताहूतदारियों को निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में लोरमी और तरेंगा तो है ही नहीं। उसके बाद मराठा शासनकाल में मतलब रघुजी तृतीय के टाइम सिरपुर और लवन दो और ताहूतदारियों का निर्माण किया गया। उसके बाद चार्ल्स इलियट के समय में संजारी, खल्लारी और सिहावा इन तीनों ताहूतदारियों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर पूछा गया इस प्रश्न में कि सैंडिस के समय में कौन हुआ, तो हमें पता है लोरमी और तरिंगा, तो वह तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा। उसके बाद मराठा के टाइम पे हुआ सिरपुर और लवन, इसलिए यहाँ पर शायद सिरपुर को उत्तर लिया गया है। ऐसे सरप्राइज जो है व्यापम और सीजीपीएससी देते रहता है, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? ए अप्पाजी, बी रघुजी तृतीय द्वितीय, सी परसोजी, डी बिम्बाजी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अप्पाजी। अप्पाजी जो है रघुजी द्वितीय के मृत्यु के बाद नागपुर में गद्दी पर बैठे थे। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है कि इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो याद रखना अप्पाजी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? ए चालुक्य, बी मराठा, सी कलचुरी, डी सोमवंशी, ई नागवंशी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अंग्रेजों से पहले हम सभी को पता है कि मराठाओं या भोसलों का शासन हुआ करता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मराठा। अब देखिए, 1818 के आते आते रघुजी तृतीय जो है वयस्क हो चुके थे। सॉरी, 1830 के आते आते 1818 में हुआ था समझौता। क्या समझौता हुआ था? कि रघुजी तृतीय के वयस्क होते तक यहाँ पर ब्रिटिश शासन करेंगे। उसके बाद जैसे ही रघुजी तृतीय वयस्क हो जाएंगे वैसे ही सत्ता का हस्तांतरण जो है मराठाओं को पुनः कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही 1830 आया, रघुजी तृतीय हुए वयस्क और पुनः छत्तीसगढ़ का शासन मराठाओं के अधीन आ गया। तो अब हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासकों को जिल्हेदार कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1830 से 1854। देखिए, रघुजी तृतीय जब गद्दी पर आए तो उन्होंने खुद न शासन करके जिल्हेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया। देखिए, अब जिलेदारी व्यवस्था में के समय में मुख्यालय कहाँ पर था? रायपुर। नियुक्तिकर्ता कौन थे? रघुजी तृतीय। अवधि कब से कब तक चला? 1830 से 54। कौन कौन से जो हैं जिलेदार नियुक्त हुए? तो देखिए, सबका नाम नहीं याद रख सकते तो पहला और लास्ट तो जरूर याद रखिए कि पहला जिलेदार था कृष्णाराव अप्पा और अंतिम था गोपाल राव अप्पा। ठीक, इसके अलावा और देख लीजिए, कृष्णराव अप्पा के बाद अमृतराव अप्पा, फिर सदरुद्दीन, फिर दुर्गा प्रसाद, फिर इंदुकराव, फिर सखाराम बापू, फिर गोविंद अप्पा, फिर सबसे लास्ट गोपाल राव अप्पा। अगला प्रश्न है, रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए? ए, धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, बी, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, सी, तारापुर का विद्रोह, डी, मुरिया या मुड़िया विद्रोह। इन चारों विद्रोहों में से आपको बताना है कि रघुजी तृतीय के शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय का शासनकाल 1830 से 1854 ईस्वी तक रहा। इस समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित विद्रोह हुए। कौन कौन से? धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, कौन सा? 1830 वाला। फिर बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 1833 में। तारापुर का विद्रोह 1842 से लेकर 1854 ईस्वी तक। फिर मेरिया विद्रोह जो कि चला 1842 से 1863 तक। जबकि मुरिया या मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था। याद रखिएगा, रघुजी तृतीय के शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए? तो धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह और मेरिया विद्रोह। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? ए, कृष्णराव अप्पा, बी, गोपाल राव अप्पा, सी, गोविंद राव अप्पा, डी, अमृतराव अप्पा। अब तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम जिलेदार थे कृष्णराव अप्पा था, अंतिम था गोपाल राव अप्पा। नहीं याद हुआ होगा तो रट लो कि छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम जिलेदार था कृष्णराव अप्पा, अंतिम था गोपाल राव अप्पा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। पहला धमधा, दूसरा बड़गर, तीसरा कवर्धा, चौथा तारापुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। कवर्धा में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था।
छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? सेम वही क्वेश्चन। अंतिम पूछेगा तो गोपाल राव अप्पा, पहला पूछेगा तो कृष्णराव अप्पा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहूतदारी नहीं थी? ए सिरपुर, बी संजारी, सी लोरमी, डी तरेंगा। क्या पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से पहले कौन सी ताहूतदारी नहीं थी? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी संजारी। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में सुपरिटेंडेंट हुए थे कैप्टन सैंडिस, उसके द्वारा ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की गई और दो ताहूतदारियों का निर्माण करवाया गया सैंडिस के द्वारा। कौन कौन से? लोरमी और तरेंगा। उसके बाद मराठा काल में रघुजीत तृतीय के समय में सिरपुर और लवन दो और ताहूतदारियों का निर्माण किया गया। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का शासन ब्रिटिश सत्ता के हाथ में, ब्रिटिशों के हाथ में चला गया। उसके बाद तीन और ताहूतदारी बनाए गए चार्ल्स इलियट के समय। कौन कौन से? संजारी, खल्लारी और सिहावा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है संजारी वह ब्रिटिश सत्ता के बाद आया, ना कि पहले। ठीक, याद रखिएगा। यह देखिए, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से पहले लवन, सिरपुर, लोरमी और तरेंगा ये चारों थे, जबकि संजारी जो है वह ब्रिटिश सत्ता के बाद आया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे? ए रघुजी प्रथम, बी रघुजी द्वितीय, सी रघुजी तृतीय, डी अप्पा साहब। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रघुजी तृतीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? ए कृष्णराव अप्पा, बी गोविंद राव, सी केशव गोविंद, डी इंदुक राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी केशव गोविंद। यह जो है सूबेदार था, न कि जिलेदार। ठीक है, इसके अलावा कृष्णराव अप्पा, गोविंद राव, इंदुक राव ये तीनों जिलेदार थे और केशव गोविंद जो है वह एक सूबेदार था। चलिए भाई, तो इस वीडियो तक जो है मराठाओं का अंत होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिशों के रूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है 1854 में ब्रिटिशों का शासन छत्तीसगढ़ में चालू हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दबा के शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।